बच्चों आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का पार्ट 8 यानी कि लेक्चर 8 पढ़ेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे लोहे के औजार और खेती। लोहे का विकास कब हुआ और इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद संगम साहित्य होगा और सिल्क रूट उसके यानी 9वें पार्ट में आएगा। सिल्क रूट के बारे में वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्लास 6 है, ये मत सोचिए, क्योंकि एग्जामिनर देखिए यहीं से आपका बेस बनेगा और धीरे धीरे चीज़ें आप क्लियर होती चलेंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके साझा अवश्य किया करिए। वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, परंतु लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ पर? महापाषाण कब्रों में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के हलों के फाल, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया कि फाल जो होते हैं यानी हल के फाल होते हैं, पहले लकड़ी के होते थे, तो वहाँ पे बुआई यानी जुताई करने में कठिनाइयाँ आती थी, धीरे जुताई होती थी, तो उससे फसल में भी देरी होती थी। जब लोहे के फाल लगे तो जुताई तेज़ होने लगी, तो यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि होने लगी, के कार्य जल्दी होने लगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई क्या है? यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये समसी है, ये कुल्हाड़ी है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें दी गई हैं, हसिया है। और फ्रेंड समृद्ध गांवों के बिना राजाओं उनके राज्य के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पाद की अनिश्चितता घट गई। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। भाई कर देना है तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ाएंगे तभी कर दे पाएंगे, अन्यथा घाटा होगा आपका। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। गाँव में कौन रहते थे? महाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। बड़े भूमि स्वामियों को विलेल्ला कहते थे, और जो साधारण हलवाहा थे उन्हें उड़वार कहते थे। भूमिहीन जो मजदूर थे उन्हें कडेसियार कहते थे, और जो दास थे दास को अदिमई कहते थे। 4 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे। ये टर्मिनोलॉजी है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? जो ग्राम प्रधान था, गांव का प्रधान था, उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होगी वो ग्राम भोजक बनेगा। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, यानी ग्राम भोजक यानी कि जो ग्राम का प्रधान होता है जिसके पास भूमि ज़्यादा होती थी, और उसके अलावा जो कृषक थे उन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, यानी भूमिहीन किसान, जिनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीन तमिल रचनाएं जैसे कि संगम साहित्य के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको मिलती है। करीब 2300 साल पहले इसकी रचना की गई। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख है यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम संगम साहित्य पड़ा। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। अब यहाँ पे तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां है जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसे पढ़िएगा या मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। एक शहर में एक गांव था, यानी एक शहर में एक व्यक्ति था, गरीब युवक था। उसके पास एक मरा चूहा था। वो मरा चूहा उस बिल्ली को दे दिया, यानी भोजनालय में गया, बिल्ली को एक सिक्के में बेच दिया उस मरे चूहे को। फिर यानी एक दिन बड़ी आंधी आई, राजा बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया राजा का बगीचा। अब माली को साफ करने के लिए बोला तो माली ने कहा यहाँ इतनी जल्दी कैसे होगा, और इतना साफ, माली परेशान हो गया। अब वो युवक जो था माली के पास गया, कह रहा कि भाई आप ये पत्ते और ये टहनियाँ मुझे दो तो मैं साफ करवा दूँ। बहुत चतुर व्यक्ति था वो। व्यक्ति ने वहाँ खेल रहे लड़कियों बच्चों को इकट्ठा किया और बगीचों में सफाई के लिए तैयार किया। तो बच्चों को कैसे तैयार किया कि भाई यदि आप इन चीज़ों को साफ करते हो
तो वहाँ से जो मिलेगी आपको एक एक मिठाई मिलेगी। तो सभी बच्चे मिलके इसे साफ़ कर दिया। बगीचे में एक एक तिनका साफ़ कर दिया बच्चों ने मिलके। और इधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। अब भाई उसको तो ये जो पत्तियाँ और टहनी थी इकट्ठा कर लिया व्यक्ति ने। अब इधर कुम्हार को ज़रूरत थी अपने हुंडे पकाने के लिए, बर्तन पकाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने उस ज़रूरतमंद कुम्हार को वो सब बेच दिया, तो उससे कुछ पैसा उसे मिला। अब उस व्यक्ति ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। भैया वहाँ 500 लोग पानी पिए और खुश हो गए। भाई उससे पूछने लगे कि बिना भाई आप निस्वार्थ भाव से हमें पानी पिलाया, आप बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसने बताया हमें ज़रूरत होगी तब हम आपसे मदद मांग लेंगे। अब उस व्यक्ति को पता चला कि एक पास के गांव में 50 यानी 500 जो वहाँ पे घोड़ों की ज़रूरत है, यानी घोड़े एक साथ शहर में आ रहे हैं। तब वो फटाफट उन्हीं 500 लोगों के पास गया कि बताया कि आप जो घास हैं वो मुझे दे दीजिए और जब तक मैं ना बेचूं तब तक आप ये घास मत बेचिएगा। ठीक है भैया, करार कर लिया। और जो 500 घोड़े थे उनके लिए चारा कहाँ से आता, भाई कोई बेचने के लिए नहीं तैयार। जो उसका मालिक था घोड़ों का आया उस व्यक्ति के पास, उसने 500 गट्टर बेच दिए, उसके पास पैसा आ गया। 1000 सिक्कों से ये 500 घोड़ों के लिए घास बेच दी। तो इस तरह से वो धनी हुआ। ये छोटी सी एक वृत्तांत है, कहानी है। आप समझ सकते हैं कि मेहनत और दिमाग से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति गरीब पैदा हो सकता है मगर गरीबी में मरे तो वो इसकी बुजदिली कह सकते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों और फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, प्रवेशद्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। आप यहाँ देख सकते हैं वलयकूप है जो कि हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से भिन्न है। कैसे भिन्न है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। दिल्ली में जो कि यह वलयकूप मिला है। बगल में इमेज देखना है, ये रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप, यहाँ से ये लिया गया है इमेज। सांची की मूर्तिकला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से मूर्तिकला का नमूना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। और जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में भी पढ़ चुके हो, अनेक शहर वलयकूप मिले हैं जैसे कि दिल्ली में। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। तो बाजारों और आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों, छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। बस में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा एक ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ये समृद्ध, एक तरह से भरूच जिला समृद्ध था। गुजरात वर्तमान में है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आहा सिक्के क्या होते हैं? आहा सिक्के समानता, आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे। धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था बल्कि इन पर कुछ चपटे निशान बना दिए जाते थे, इसलिए आहा सिक्के कहलाए। और फ्रेंड्स ईसा की आरंभिक सदी तक ये प्रचलन में रहे। प्रश्न 82 पर दी गई जानकारी में आपने देखा कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहा सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब यहाँ पे मथुरा के बारे में कहा गया, ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यातायात, व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा आज भी यहाँ पे मूर्तियां बनती हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये महत्वपूर्ण है। यानी मथुरा किसकी राजधानी थी? कुषाणों की। इसके बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, ये भी आपको पढ़ना है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था, यानी यहाँ एक मूर्ति बनाने का केंद्र था, दूसरा धार्मिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार भी हैं और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संचित अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, व्यापारी
अधिकारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले जो कि माली, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरातत्व शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के समीप उत्तरी भाग में ये आता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी बनाता था? शिल्पकार और व्यापारी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के लिए कुछ नियम थे, जैसे कि अर्थशास्त्र, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। तो ये नियम क्या है? जैसे कि उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासी, सेविकाओं, इस तरह की देवदासियां इसमें लगाई जाती थी। और गुणवत्ता के अनुसार इनको पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा लेती थी और उसे तैयार करके बेच देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना था, वहाँ पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इस तरह के कुछ नियम थे अर्थशास्त्र के। अब सूक्ष्म निरीक्षक जो अरिकामेडू रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। अब अरिकामेडू लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था, जहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारने आते थे। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले। एम्फोरा क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम से, एरेटाइन पात के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। जहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, जहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अब यहाँ पे अन्यत्र में फ्रेंड्स, यहाँ यूरोप के सबसे पुराना शहर है रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला एक साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। अगस्टस ने उसने कहा था कि रोम ईंट का शहर था, मगर इसे संगमरमर का मैंने बनवाया। शासकों ने कई मंदिर या महल बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल, जिसे क्या कहते हैं, एम्फी थिएटर। इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी, जहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियाँ और पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, यानी स्त्री अलग समय नहाएंगे और पुरुष अलग समय नहाएंगे, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों, गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। इसके द्वारा, जलवाही सेतु के द्वारा, एक्वाडक्ट के द्वारा। अब यहाँ पे आज हमने पढ़ा लोहा गांव, सिंचाई, संगम नगर, वलयकूप, पत्तन श्रेणी। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि वलयकूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए या जल निकास के लिए किया जाता था। तो जल निकास के लिए किया जाता था। आहा सिक्के किसके होते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था, धार्मिक केंद्र था। श्रेणी शिल्पकारों के द्वारा थी। तो इस तरह से आज हमने 8वां लेक्चर पढ़ा। 9वां लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वीडियो को लाइक करके साझा अवश्य करें फ्रेंड्स। जैसे कि आज हमने अध्याय 8 पढ़ा, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करके साझा कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।